साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की कर रहा है मेजबानी। 13 से 16 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में कई विशेषज्ञ ले रहे हैं हिस्सा। उत्तर प्रदेश में गन्ना पेराई सीजन 2023-24 की हो चुकी है शुरुआत। गन्ना आयुक्त ने किसानों से की अपील, कहा किसान मोबाइल हमेशा रखें चालू, इनबॉक्स रखें खाली। गन्ना किसानों को गन्ना पर्चियां केवल SMS पर्ची के रूप में मोबाइल पर की जा रही हैं प्रेषित। केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख कार्यक्रम बैक टू विलेज पहल के 5वें चरण के दूसरे दिन उधमपुर में आम लोगों ने दिखाई उत्साह। विभिन्न पंचायतों में वृक्षारोपण अभियान, ग्राम सभा, KCC कार्ड, सब्जी बीज और ममता किट का किया गया वितरण। सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है बैक टू विलेज कार्यक्रम। भारतीय उद्योग परिसंघ ने पोल्ट्री उद्योग के लिए विजन 2047 का किया अनावरण। विजन में बेहतर आनुवंशिकी और रोग प्रतिरोधी नस्लों और पक्षियों में रोग निगरानी बढ़ाने की गई सिफारिश। भारत के $30 अरब के पोल्ट्री उद्योग को मक्का के आयात और सोयाबीन सहित प्रमुख फीड उत्पादन को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। और अब समाचार विस्तार से। भारत एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 13 से 16 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में चल रहे कार्यक्रम में कई विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मेजबानी करने का निर्णय मई 2023 में पेरिस में WOAH के प्रतिनिधियों के विश्व सभा के 90वें आम सत्र के दौरान किया गया था। होटल ताजमहल नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन में भारत सहित 36 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी और क्षेत्र के निजी क्षेत्र और निजी पशु चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियां मानव पशु पर्यावरण इंटरफेस पर जोखिमों का आकलन करने में वैज्ञानिक विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देती है। ये भविष्य की चुनौतियों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं में लचीलापन और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इस तरह के सीधे रूबरू होने वाले क्षेत्रीय सम्मेलन प्रतिनिधियों, आमंत्रित विशेषज्ञों और प्रमुख क्षेत्रीय भागीदारों के बीच निकट संपर्क, सक्रिय संवाद और सार्थक बहस होने की संभावना है। ये मूल्यवान चर्चाओं को बढ़ावा देने और आवश्यक नेटवर्किंग संबंध बनाने का सप्ताह होने का अनुमान है। गन्ना पेराई सीजन 2023-24 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में किसान समय पर चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति कर सके, इसके लिए पंजीकृत किसानों को गन्ना पर्ची SMS के माध्यम से भेजी जाने लगी है। परंतु ऐसे में अभी भी कई किसान हैं जिन्हें समय पर गन्ना पर्ची नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त ने किसानों से अपील की है कि किसान अपने मोबाइल का इनबॉक्स खाली रखें, साथ ही अपने मोबाइल को हमेशा चालू रखें। उत्तर प्रदेश के आयुक्त गन्ना एवं चीनी प्रभु N सिंह ने बताया कि पेराई सत्र 2023-24 में प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना पर्चियां केवल SMS पर्ची के रूप में उनके मोबाइल फोन पर प्रेषित की जा रही हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ERP पर गन्ना किसानों का सही मोबाइल नंबर पंजीकृत हो। इसके लिए उन्होंने गन्ना किसानों से अपील की है कि वे ERP पर पंजीकृत अपने मोबाइल नंबर की जांच कर लें। यदि नंबर गलत है तो अपने गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से अथवा
ई गन्ना ऐप पर स्वयं अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को गन्ना आपूर्ति हेतु उनके मोबाइल पर प्रेषित की जाने वाली लगभग 10% SMS गन्ना पर्चियों की डिलीवरी प्रतिदिन फेल हो रही है, क्योंकि किसानों के ERP पर पंजीकृत मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं या उनके मोबाइल का SMS इनबॉक्स भरा होने, मोबाइल स्विच ऑफ होने, DND एक्टिवेट होने की स्थिति में SMS पर्ची का संदेश 24 घंटे के बाद स्वतः ही निरस्त हो जाता है। इस कारण पर्ची की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख कार्यक्रम बैक टू विलेज पहल के 5वें चरण के दूसरे दिन उधमपुर जिले में जबरदस्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया देखी गई। कौशल विकास मिशन की मिशन निदेशक और पंचायत रैम्बल अपर की विजिटिंग अधिकारी लीना पाधा ने PRI सदस्यों और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक बातचीत की। उन्होंने BDC अध्याय बलवान सिंह की उपस्थिति में नवनिर्मित सामुदायिक हॉल और कैंपस कार्यों का उद्घाटन किया और आंगनबाड़ी केंद्र PHC का भी निरीक्षण किया और लाभार्थियों के बीच सेहत कार्ड वितरित किए। पूरे दिन दौरा करने वाले अधिकारी विभिन्न पंचायतों में PRI और आम जनता से जुड़े रहे और क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर विस्तृत प्रतिक्रिया एकत्र की। उन्होंने जमीनी हकीकत को समझने के महत्व पर जोर देते हुए चल रहे विकास कार्यों और प्रमुख योजनाओं के बारे में पूछताछ की। विभिन्न पंचायतों में CSC के उद्घाटन, खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, वृक्षारोपण अभियान, ग्राम सभा, विकास कार्यों का निरीक्षण और सेहत, KCC कार्ड, सब्जी बीज और ममता किट का वितरण सहित कई गतिविधियां आयोजित की गईं। भारतीय उद्योग परिसंघ ने तेजी से बढ़ते पोल्ट्री उद्योग के लिए विजन 2047 का अनावरण किया। बेहतर आनुवंशिकी और रोग प्रतिरोधी नस्लों और पक्षियों में रोग निगरानी बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के $30 अरब के पोल्ट्री उद्योग को GM मक्का के आयात की अनुमति देने और सोयाबीन सहित प्रमुख फीड के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केसर किसानों को इस साल बहुत अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। इस साल खेतों में केसर के फूल काफी आए हैं। केसर की खेती पंपोरे में सबसे ज्यादा होती है और इस समय ये लहला रही है। किसानों का कहना है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल केसर की पैदावार बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। किसान अपने खेतों में जाकर केसर की देखरेख कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस साल इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। किसानों का कहना है कि ज्यादातर किसान यहां से निर्यात कर दिया जाता है। विदेशों में इसकी मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए अच्छी पैदावार से उन्हें अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मत्स्य पालन पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में मत्स्य पालन से संबंधित बहुत से किसानों ने भाग लिया। वर्कशॉप में किसानों को केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकारों की मत्स्य पालन से संबंधित स्कीमों के बारे में बताया गया। इसके अलावा किसानों को मत्स्य मैनेजमेंट और बीमारियों के बारे में भी बताया गया। इस वर्कशॉप के आयोजक भी इससे बहुत खुश नजर आए। उन्होंने बताया कि इसमें अधिक से अधिक किसानों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें ये बताया जा सके कि वो सरकारी स्कीमों से किस तरह फायदा उठा सकते हैं। जितने भी स्कीम्स हैं आजकल जो HADP है, इसमें सारे स्कीम्स को लाया गया है, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसमें जितनी भी स्कीम्स हैं इनके बारे में इनको बताया जाता है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की जितनी और भी स्कीम्स होती हैं उन सब के बारे में इनको बताया जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट रहता है, किस किस को इसका बेनिफिट मिलता है, कितना फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है, 50-50% या 60-40% बेसिस पे इनको बेनिफिट मिलता है, वो सब कुछ इसमें बताया जाता है। तो इसके अलावा जो ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऑन साइट ट्रेनिंग दी जाती है, इनको बताया जाता है जो बीमारियां लगती हैं फिशेस को
और इसके अलावा जो इसमें फीड टेक्नोलॉजी है वो इनको बताया जाता है। तो इन 3 दिनों में या 4 दिनों में सब कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो पूरी हो जाती है। कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपने कैसे मैनेज करना है अपने फिश गार्डन को, अगर कोई डिजीजेस लग जाती है इनको दूर कैसे करना है, तो ये ट्रेनिंग्स हमको यहाँ प्रोवाइड की गई। यहाँ बहुत सारे फार्मर्स आए थे, तो हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि ऐसे वर्कशॉप्स हमारे लिए कायम किए जाएं, क्योंकि हर कोई जानकार नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जैसे मैंने भी BSc MA किया हुआ है, बाकी भी सारे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं इस कल्चर में, लेकिन सबको पता नहीं होता है बेसिकली क्या होता है, क्योंकि फील्ड में एक चीज होता है, जो प्रैक्टिकल फील्ड होता है उसमें अलग होता है, जो थ्योरी में अलग होता है। हमारी कोशिश लगातार यही रहती है कि हम जो जितना हो सके उतने फार्मर हम जोड़े अपने FFQ के साथ, और उनको बताएं कि आजकल गवर्नमेंट की सब्सिडीज का कैसे फ़ायदा उठाएं और कैसे अपना वो एक बिजनेस यूनिट खड़ा करे, स्टैंड करे और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सके। राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर लगे प्रतिबंध के विफल रहने के बावजूद दिल्ली में सुबह के AQI स्तर में अधिक इजाफा नहीं देखा गया। आंकड़ों से पता चलता है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण कुछ दिनों पहले की तुलना में दिल्ली का AQI काफी बेहतर है। गुरुवार को दिल्ली NCR में हुई वर्षा के बाद वायु प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ था। प्रदूषण को नियंत्रित करने में ना तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और ना ही भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कामयाब हो पाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए स्पष्ट रूप से पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार ठहराया था। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में आपकी सरकार पराली जलाए जाने के मामले में पंजाब को क्लीन चिट देती रही और हरियाणा जैसे अन्य राज्यों पर आरोप लगाती रही, जहां पराली जलाए जाने के मामले पंजाब के मुकाबले 10% भी नहीं थे। भारतीय उपभोक्ता राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी NCCF ने दीपावली के पूरे देश के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सस्ती दर पर भारत ब्रांड दाल, आटा, प्याज और आलू जैसी खाद्य व रसद सामग्री उपलब्ध करवाई है। इसके लिए खास तौर से अभियान चलाते हुए राजधानी दिल्ली में 80 मोबाइल वैन के साथ देश भर में 1500 से भी अधिक रसद मोबाइल वैन चलाई गई। देखते हैं OP यादव की ये खास रिपोर्ट। दीपावली के मौके पर देश के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय उपभोक्ता राष्ट्रीय सहकारी संघ यानी NCCF के जरिए सस्ती दर पर भारत ब्रांड दाल, आटा, प्याज, आलू, शहद के अलावा रसोई से जुड़ी अन्य जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई। इसके लिए दीपावली पर देश भर में NCCF के आउटलेट्स देर रात तक खुले रहे। खाद्य और रसद सामग्री उपलब्ध कराने के क्रम में राजधानी दिल्ली में 80 मोबाइल वैन के साथ देश भर में 1500 से भी अधिक मोबाइल वैन भी उपभोक्ताओं के घर तक डोर स्टेप डिलीवरी कर दीपावली का तोहफा देती दिखी। गवर्नमेंट ने ये गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये इनिशिएटिव चालू किया है। भारत आटा, भारत दाल, प्याज। आप देख सकते हो दिवाली त्योहार है, लोगों के घर में खुशियाँ आनी चाहिए। अगर हम चले जाते या हमारा डिपार्टमेंट कहीं चला जाता तो आज लोग खुशियाँ कैसे मना पाते। इसीलिए हमारे चेयरमैन साहब विशाल सिंह साहब ने, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम मनीष जोसेफ चंद्रा मैडम ने हमें कहा था। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए छुट्टी के दिन भी NCCF के अधिकारी दिल्ली में ड्यूटी करते दिखाई दिए ताकि उपभोक्ताओं की दीपावली NCCF की रसद सामग्री से गुलजार नजर आए। G20 का एक यही था कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हम हमारे देश के लिए भी जी रहे हैं। इसीलिए हमने इस बार हमारे पूरे NCCF के डिपार्टमेंट ने सोचा था, एक पहल की है कि ये साल हम देश के लिए, हम हमारा घर से अच्छा, हम हमारा देश ही हमारा घर है, उन्हीं के जन जन के लोगों के जन जन के लिए हम जाएंगे, उनके लिए राहत पहुंचाएंगे। दाल, चावल और चीनी से लेकर खाने पीने की रसद सामग्री खरीदने आए उपभोक्ताओं ने NCCF के इस नेक कार्य की सराहना की। NCCF द्वारा जो भारत सरकार ने ये आधे दामों पर आटा, दाल, चावल, प्याज, आलू, जितना ये दिवाली के अवसर, मैंने ये देखा पहले दिवाली के अवसर पर हर चीज का दुगना या तिगना रेट होता था, लेकिन हमारी सरकार ने, भारतीय सरकार ने इसको आधे दामों पर घर घर पहुंचाने का काम किया है ताकि यहाँ पे किसी आदमी को कोई परेशानी ना हो। इस वैन में भारत आटा 27.5 रुपए किलो, चना दाल 60 रुपए प्रति किलो, प्याज 25 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचे गए।
इसके अलावा प्रोटीन, आयरन और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से युक्त अन्य खाद्य सामग्री भी सस्ती दर पर उपलब्ध कराई गई। त्योहारी सीजन में देश के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए एनसीसीएफ बीते कई दिनों से लगातार मोबाइल वैन चलाने का काम कर रहा है और इसी क्रम में अब दीपावली पर देश के उपभोक्ताओं को एनसीसीएफ ने न केवल शानदार तोहफा दिया है बल्कि भारत आटा, भारत दाल और प्याज के अलावा शहद जैसी आवश्यक सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर डोर स्टेप डिलीवरी का महत्वपूर्ण प्रयास भी किया है। इस काम के लिए देश भर में तकरीबन 1500 मोबाइल वैन, जिनमें से अकेले दिल्ली में 80 से भी अधिक मोबाइल वैन चलाई जा रही है। निश्चित तौर पर एनसीसीएफ की यह पहल न केवल अनुकरणीय है बल्कि देश के उपभोक्ताओं को दिवाली पर सस्ती सामग्री उपलब्ध कराने का शानदार तोहफा भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शिव सुमन के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और पंजाब के संगरूर में पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए एथेनॉल के प्लांट लगाए जा रहे हैं। वहां प्लांट लगाने वालों ने बताया कि 303 के एलपीडी के प्लांट लगाए जाने हैं और ये दिसंबर में शुरू हो सकते हैं। इसमें 125 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से पराली का उपयोग किया जाएगा। पराली को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अंडर एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ਅਸੀਂ 330 KLPD ਬਣਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 125 KLPD ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਡੀ ਸਟੋਰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। एथेनॉल प्लांट ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 303 KLPD ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਤੇ 125 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬੇਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਫਿਊਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗੀ। और अहमदाबाद के श्री स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव में नए अनाज को 56 भोग बनाए गए हैं। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से घर धन धान्य से भर रहता है। इससे समृद्धि तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। और भिवानी में दुल्हेड़ी गांव के युवाओं द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है जिसमें गांव की पूरी टीम मिलकर काम करती है। युवाओं के सराहनीय प्रयास के लिए पीएम मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रशंसा कर चुके हैं जिसके बाद युवाओं का उत्साह और अधिक बढ़ गया है। अब युवा केवल अपने ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में सफाई अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। मिलिए हरियाणा के दुल्हेड़ी गांव के स्वच्छता प्रहरियों से। युवाओं की ये टीम सामूहिक प्रयास व श्रमदान की एक अनूठी मिसाल पेश कर रही है। इस गांव में कोई भी अपने घर के आसपास कूड़ा नहीं डालता। यहाँ के युवा रोजाना सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक गांव की सफाई करते हैं। गांव के भीतर और बाहर पगडंडियों पर पौधारोपण करते हैं। नतीजा आज इनका गांव इनके काम की बानगी प्रस्तुत करता है। ये शुरुआत साल 2014 से हुई जब गांव के युवा पवन सैनी व उनके 2 साथियों ने गांव की गलियों में साफ सफाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया और गांव के स्कूलों के अध्यापक, रिटायर्ड फौजी, किसान सभी इस मुहिम में जुड़ते चले गए। आज स्थिति ये है कि गांव के हर घर से ट्रॉली के माध्यम से कूड़ा उठता है और गांव की सभी गलियां व सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे नजर आते हैं। पर्यावरण के ऊपर और सफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव में तब से प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया था, हमने भी उसी टाइम ये प्रेरणा ले ली थी कि हम भी अपने गांव को, अपने मतलब शहर को साफ सुथरा रखेंगे। और उसके बाद हमने जो सफाई अभियान चला रखा है उसके साथ साथ हमने पर्यावरण के प्रति भी हमने गांव में कम से कम, ये देखो आप अपने कैमरे की नज़र से दिखा भी सकते हो कि 1000 पौधे कम से कम हमने लगा दिए जिनके अंदर हम हर साल अपने पानी के टैंकर से भी पानी की व्यवस्था डालते हैं और उनमें मोटर चलाकर ड्रिप सिस्टम भी कर रखा है, उससे भी हम उनके अंदर पानी डालते हैं। हमारे गाँव में तो ये स्वच्छता की अलग जग चुकी है। हर बच्चा, हर युवा, हर ग्रामीण, यहाँ तक कि महिलाएं भी स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमने ट्रॉली भी चला सकी है, ट्रैक्टर ट्रॉली हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। हमारे गांव में न तो कोई महिला, न कोई बच्चा, न कोई साथी बाहर कूड़ा नहीं डालता। हमारी जब भी ट्रॉली आती है स्वच्छता अभियान की, हमारी ट्रॉली उसी के अंदर ही कूड़ा डालती हैं।
यहाँ बच्चे भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं और बच्चे कूड़ा गली में नहीं डालते बल्कि घर लाकर डस्टबिन में डालते हैं। इस गांव के लोगों से प्रेरित होकर अब आसपास के गांव में भी साफ सफाई करने वालों की टीम गठित होनी शुरू हो गई है, जो सामुदायिक प्रयास का एक अनूठा उदाहरण है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हिसार से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाई जा सकती है। इलाहाबाद में ही लहसुन और प्याज की उन्नत किस्मों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बैंगन, टमाटर और मिर्च की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। कुशीनगर के किसान धनिया, आलू और लहसुन की बुवाई इस समय कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी में नींबू, जामुन, बेर, केले और पपीते के बाग लगाए जा सकते हैं। यहाँ नींबू में सिट्रस कैंकर रोग के नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव कर लें। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और टमाटर की बुआई कर लें। यहाँ के किसान आलू, लहसुन, मटर, मूली, गाजर, शलगम, चुकंदर, धनिया, मेथी, सौंफ, पालक और सोया की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। उत्तराखंड के किसान मसूर, गेहूं, जौ, मटर और काबुली चने की बुआई जारी रखें। उत्तराखंड में मूली में फफूंद जनित रोग से बचाव के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। उत्तराखंड में ही मौसमी के फल की समय पर सिंचाई करें। उत्तराखंड के नैनीताल में प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। नैनीताल में ही अरहर की पकी फसल की कटाई कर ले। उत्तराखंड में लौकी, तुरई, खीरा और करेले की पकी सब्जियों की तुड़ाई कर ले। वहीं यहाँ नैनीताल के किसान लहसुन की बुआई कर सकते हैं। नैनीताल में ही किसान मूली, शलजम और गाजर की भी बुआई कर ले। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के किसान मूंगफली की पकी फसल की खुदाई कर ले। देहरादून के किसान गन्ने की समय पर सिंचाई करें। वहीं गन्ने में स्मट और लाल सड़न रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को हटा दे। देहरादून में ही धान की पकी फसल की कटाई कर ले। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुंगेली में विजय संकल्प महारैली को संबोधित करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कुशासन की समाप्ति का जय घोष हो रहा है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। विधानसभा चुनावों के बीच कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले कुछ दिन से अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिवाली पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उनके परिवार को पीएम मोदी द्वारा भेजी गई शुभकामनाएं दी। अहमदाबाद के श्री स्वामीनारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अन्नकूट महोत्सव में नए अंदाज के 56 भोग बनाए गए। कहते हैं कि अन्नकूट महोत्सव मनाने से घर धन धान्य से भरे रहते हैं। देश दुनिया में हर साल धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक मंदिर ऐसा भी है जहां आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार दीपावली पर पूजा हुई। ये कुपवाड़ा जिले के टीडवाल स्थित शारदा मंदिर है। हैदराबाद में कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद स्थित कई फार्मा कंपनियों पर आयकर विभाग की छापामारी। फार्मा कंपनियों के मालिकों और कर्मचारियों के ठिकानों पर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई। तेलंगाना के हैदराबाद में सोमवार सुबह एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। इस घटना में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया गया कि आग बिल्डिंग में स्थित एक गोदाम में लगी।
चीनी आयात में गिरावट के कारण मेड इन इंडिया सामान ने अमेरिकी बाजारों पर कब्जा कर लिया है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि जहां 2018 से 2022 तक चीन से अमेरिकी आयात में 10% की कमी आई, वहीं भारत से आयात में 44% की वृद्धि हुई है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी। नमस्कार।